Hello there, this is Casey and I welcome you to Physics ज्ञान मुकेश नायक चैनल। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 6 है। आरएम 2.0 बैच के लिए है बच्चों, खास मेरे 12th के प्यारे जिगर के टुकड़ों के लिए ये लेक्चर लेके आ रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक हमारा वो है रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोल रहा हूं बच्चों मैं? रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है और इस पीपीटी को मोस्ट प्रोबेबली हम लोग टेलीग्राम पे आप लोग के साथ में फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। बड़े मतलब छांट छांट की चीजें निकाली गई हैं। तो क्या होता है, ये इनवॉलंटरी, सडन, ऑटोमेटिक एंड क्विक रिस्पॉन्स होता है बच्चों, जो कि कोई ऑर्गेनिज्म शो करता है इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं तो रास्ते से जा रहा था, है ना, मैं तो रास्ते से जा रहा था और मैं तो भेलपुरी खा रहा था। रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, अचानक से मुझको मिर्ची लगी तो मैं ऐसे करूंगा, है ना। तो ये क्या है बच्चों? अचानक से मैंने मिर्ची खा ली और तुरंत मेरे मुंह ने उसको क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया, है ना। मतलब मिर्ची हमने पूरी निगल ली क्या? नहीं, तुरंत हमको तीखा लगा, हमने बिना सोचे समझे मिर्ची को बाहर फेंक दिया, है ना। तो ये होता है बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। तो फिर वापस से अगर मैं बोलूं, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं गरम चाय पी रहा था। अब गरम चाय पीने के वक्त मैंने ले लिया, मतलब बहुत ही जोर से मैंने उसको पी लिया। जोर से मतलब अर्जेंट में पी लिया। जोर से कैसे पीते हैं? अर्जेंट में मैंने उसको पी लिया। अब अर्जेंट में पीने की वजह से क्या हो गया, मेरे को चटका लगा जोर से मुंह पे, और फिर मैंने क्या कर दिया, इसे तुरंत चाय वाय पूरा बाहर फेंक दिया। और अपन करने लगते हैं ना, क्या बोलते हैं, हमारे होठ को सहलाने लग जाते हैं ना हम लोग, मतलब सलाइवेट कर लेने से वहाँ पे अच्छे से उसको, मतलब थोड़ा सा ठंडा लगना बोल के ऐसे कुछ करते हैं हम उसको, है ना। तो ये होता है बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन। फिर से एक बार, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो बाइक राइड कर रहा था, बिना हेलमेट के तो नहीं, लेकिन हेलमेट का कांच थोड़ा ऊपर था। तो जैसे ही मक्खी आती है, मेरा बिना सोचे समझे मेरी बॉडी क्या करती है, अचानक से आंखें बंद कर लेती है ना, ताकि वो मक्खी आंख में ना घुस सके। तो ये होता है बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन, कि भाई एक ऐसा मूवमेंट होगा, किसी ऑर्गेनिज्म द्वारा शो किया जाएगा ताकि वो ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर बोलेंगे हम लोग मुसीबत से बच सके, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हिरनी चर रही है घास घने जंगल में, है ना। हिरनी चर रही है घास घने जंगल में, अचानक शेर की आहट सुनाई देती है और वो भागती है जैसे दंगल में। दंगल तो नहीं बोलेंगे, दंगल में कोई भागता नहीं है, लेकिन अचानक से देखो एकदम सजाग हो जाते हैं और तुरंत तुरंत इधर उधर ऐसे देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन ये हमको फियर, फाइट और फ्लाइट के समय बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो इसी से देखो, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये होता कहाँ है बच्चों? रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ पे होता है? देखो, ये होता है हमारे, इसका प्रोसेसिंग हो जाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ पे होता है रिफ्लेक्स एक्शन का प्रोसेसिंग? स्पाइनल कॉर्ड प्रोसेसेस द सिग्नल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों इसके लिए? स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक बार वापस बोल रहा हूं मैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल है। ओके, यहां तक आपको आई थिंक सो समझ में आ गया रहेगा। अब जो भी देखो होता कैसा है, रिफ्लेक्स एक्शन का पाथ देख लेना। ऑर्गन, है ना, ऑर्गन से सिग्नल गया न्यूरॉन्स, नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, सेंसरी नर्व से सिग्नल गया स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल वापस से गया मोटर नर्व्स, है ना, मोटर नर्व्स, और मोटर नर्व्स से सिग्नल गया वापस से ऑर्गन। हमारा टारगेट ऑर्गन जो भी होगा, जहां पे भी जरूरत है, तो वो नेक मसल्स हो सकते हैं, हाथ पैर के मसल्स हो सकते हैं, या फिर सेम एज इफेक्टर ऑर्गन्स के मसल्स भी हो सकते हैं।
तो देखो सबसे पहले सिग्नल कहाँ गया, इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन से सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर नर्व्स, मोटर नर्व से वापस से अपना ऑर्गन तक, कौन से, टारगेट ऑर्गन तक। और इसी पाथ को बच्चों हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्लेक्स आर्क। क्या होता है रिफ्लेक्स आर्क, द पाथ, क्या, द path along which the action is carried out is called as reflex arc। कौन सी एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन इज कैरिड आउट। कौन सा एक्शन कैरिड आउट हो रहा है बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन कैरिड आउट हो रहा है, और इसी को हम कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलेंगे बच्चा, रिफ्लेक्स आर्क। ओके, अब टाइप्स देखो, कुछ कुछ टाइप्स होती हैं। ओके तो रिफ्लेक्स एक्शन की फॉलोइंग टाइप्स होती है बच्चों। कौन सी फॉलोइंग टाइप्स होती है, अकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ओवर द एक्शन, कि भाई ये एक्शन हमारे कंट्रोल में है या नहीं। ठीक है, तो इसके हिसाब से दो होते हैं, एक होता है क्रैनियल रिफ्लेक्सेस और दूसरे होते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, है ना। एक क्रैनियल रिफ्लेक्स मतलब क्रैनियल नर्व्स के वजह से रिफ्लेक्सेस आएंगे, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस मतलब स्पाइनल नर्व्स की वजह से आने वाले रिफ्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। तो दो टाइप्स की होती है भाई, कंडीशनल, अनकंडीशनल। कितने टाइप्स की बोले हमने, दो, कंडीशनल और अनकंडीशनल। ठीक है बच्चों, ये भी आप क्या करते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट फटाफट। ठीक है, अब हमारा यहां देखते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कौन सा सिस्टम देखते हैं बच्चों, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब ऐसी, यहां लिख दिया है मैंने, देखो यहां बॉडी करती है अपनी मनमानी, मनमानी मतलब यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है बच्चों, इनवॉलंटरी होता है टोटल, क्या, इनवॉलंटरी होता है, हमारे कंट्रोल में होता है क्या ये चीजें। दिस इज नॉट अंडर आर कंट्रोल, दिस सिस्टम इज नॉट अंडर आर कंट्रोल। ये अपना अपना ही करेगा, अपना काम बनता, तेल लेने जाए अपनी बॉडी, है ना, मतलब जनता होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है बच्चों। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये मनमानी करेगा। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कि क्या होता है भाई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये देखना हमको जरूरी है सबसे पहले। तो सबसे पहले ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगर मैं बोलूं तो ये ऐसा सिस्टम होता है जो ट्रांसमिट करेगा इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलंटरी ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। ये कहाँ से ट्रांसफर करता है सिग्नल, पूरा का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पूरे के पूरे इनवॉलंटरी मसल्स, स्मूथ मसल्स और इंटरनल ऑर्गन्स तक ये पूरा का पूरा सिग्नल या फिर मैं बोलूं इंपल्सेस इसका जाया रहेगा। ठीक है, याद रखना ये स्पेशल सेट होते हैं इनके पास पेरिफेरल नर्व्स के, जो कि रेगुलेट करेंगी एक्टिविटीज जो इनवॉलंटरी होती है। इनवॉलंटरी एक्टिविटीज मतलब जैसे कार्डियक मसल की मूवमेंट, स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स की मूवमेंट। कार्डियक मसल्स की मूवमेंट मतलब दिल धड़कने दो, है ना, दिल धड़कने दो, दिल धड़कने दो। तो ये जो दिल धड़कने वाली प्रोसेस है ये इनवॉलंटरी है। कभी दिल बोलता है कि नहीं नहीं आज हम नहीं रुकेंगे तुम्हारे पास, हम नहीं धड़केंगे तुम्हारे लिए, हम थक चुके हैं। जिस दिन दिल ऐसा बोलेगा उस दिन हम भी थक जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो दिल बिना किसी रोक टोक के चलता रहता है, लेकिन क्या वो हमारे काबू में होता है, नहीं, दिल बेकाबू होता है, समझ रहे हो। उसके बाद स्मूथ मसल्स, क्या पेट की हथेलियां वगैरह जितनी भी चीज़ है क्या ये हमारे काबू में होती है, इनकी मूवमेंट्स हमारे काबू में होती है, बिल्कुल नहीं होती है, समझ रहा है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको अच्छे से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब इसके बाद जो सेकेंड चीज है यहां पे, इंपल्सेस आर कंडक्टेड फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय एन एक्सॉन दैट सिनेप्सिस विथ ऑटोनॉमस गैंग्लियन, इट इज प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों, एक ऐसा मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इंपल्स आ रही है, ओ भाई अभी मेरे हाथों एक खून हो गया, ठीक है, लेकिन अगर मैं ये खून नहीं करता तो मैं बहुत जल्दी मेरा टाइम आ गया था, है ना। मच्छर बच्चों, मच्छर बहुत खतरनाक स्पीशीज है इस धरती पर,
मच्छरों का इकोसिस्टम में क्या रोल है ये भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से मतलब एक बार रिसर्च करना है, ठीक है। मतलब क्यों, जरूरत क्यों है इनकी, है ना, क्या कंस्ट्रक्टिव वर्क है इकोसिस्टम के लिए इनका, ये हम ये इसके बारे में रिसर्च करो बच्चों। और पता भी नहीं चलता ये काट रहे हैं हमको, है कि नहीं, काट रहे थे मुझको, मैंने मार दिया उन्हें। लेकिन एक बात समझ लो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आने वाले जो एक्सॉन है ये ज्वाइन हो जाते हैं किसके साथ, ऑटोनोमस गैंग्लियन के साथ। व्हाट इज गैंग्लियन, देखो बच्चों एक ऐसा टफ्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, नर्व का टफ्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये यहाँ पे ये सीएनएस के एक्सॉन्स जुड़ जाते हैं, मतलब सिनैप्स करते हैं। व्हाट इज मीन बाय सिनैप्स, दे फॉर्म्स अ जंक्शन, क्या करेंगे, दे फॉर्म्स अ जंक्शन, और इसी को हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इसके अंदर होता कैसे काम है, देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पास लिटरली दो टाइप्स के सिस्टम होते हैं, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन से दो बोले मैंने, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो यहाँ पे आपके बुक में भी डायग्राम है और मैंने भी मतलब वही डायग्राम को क्या किया है, ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है बच्चों, देखो बहुत सारी चीजें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मोस्टली डेंजरस कंडीशंस में, मतलब बॉडी को एक्साइट करने का काम होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, और बॉडी को रिलैक्स करने का काम होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है बच्चों, देखो सबसे पहले प्यूपिल्स को डायलेट कर देता है। व्हाट इज मीन बाय डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स, डायलेट हो जाना मतलब प्यूपिल्स बड़े हो जाते हैं। अब प्यूपिल्स अगर डायलेट कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा रोशनी हमारे आईज में आएगी, और जितनी ज्यादा रोशनी हमारे आंखों में आएगी उतना ज्यादा क्लियरली हम लोग देख सकते हैं, ताकि खतरे को प्रॉपर तरीके से भांप सके। उसके बाद हमारे एक सेकेंड, हाँ देखो पहले तो प्यूपिल हमारा डायलेट कर देगा, सिक्रीशन ऑफ टीयर्स, ठीक है, ताकि हमारे आंख में कोई भी प्रॉब्लम गई रहेगी तो क्या होगा, वो क्लियर हो जाएगी, है ना। सलाइवा फ्लो जो है ये इसका इनहिबिशन कर देगा, क्या करेगा, सलाइवा का जो फ्लो है इसका इनहिबिशन कर देगा। इनहिबिशन मतलब देखो जब जंग का माहौल आता है और बचने बचाने की बात आती है तब हमको सलाइवा की जरूरत नहीं है, उस समय हमको जरूरत है तो एजिलिटी की, उस समय हमको जरूरत है तो अलर्टनेस की। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी को अलर्ट करेगा, ठीक है, एक बात याद रखना। फिर एक्सेलरेट्स हार्टबीट, है ना, है ना, टुटुक 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 टुटुक, हार्ट बहुत जोर से पंप करेगा ताकि एक एक सेल तक ऑर्गन्स को ऑक्सीजन पहुंचाया जा सके। समझ रहा है ना, अगर हार्ट जोरदार पंप करेगा तो उससे उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा और ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा। ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो एक एक सेल तक ऑक्सीजन बहुत जल्दी जल्दी पहुंचेगा, ठीक है। डायलेट कर देता है ब्रोंकाई को और ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब ब्रोंकाई जो कि हमारे लंग्स के अंदर के पाइप्स होते हैं वो अगर डायलेट हो जाते हैं ना बच्चों तो ज्यादा से ज्यादा हवा लंग्स में भर सकती है, और जितनी ज्यादा हवा लंग्स में भरेगी उतना ज्यादा ऑक्सीजन हम लोग इनटेक करेंगे, और जितना ज्यादा हम ऑक्सीजन इनटेक करेंगे उतना ही ज्यादा हम एनर्जेटिक महसूस करेंगे और ज्यादा अलर्ट और हाई एजिलिटी पे काम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, इनहिबिट्स पेरिस्टालसिस एंड सिक्रीशन ऑफ नॉन एड्रेनालिन कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ग्लाइकोजन जो भी हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है इंटेस्टाइन का, भाई अब मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, मेरे सामने आ गया है डायनासोर, अब डायनासोर आ गया मतलब टाइम मशीन से मैं पीछे गया, चलो डायनासोर छोड़ दो, मेरे सामने एक छोटू सा लेपर्ड भी आ गया, समझो लेपर्ड भी डेंजरस होता है वैसे, तो मेरे को उस समय डाइजेशन की कोई जरूरत है क्या, नहीं है। मेरे को उस समय मेरे इंटेस्टाइन के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की जरूरत है क्या, नहीं। ज्यादा से ज्यादा मेरी एनर्जी मेरे आंखों में चाहिए, मुझको मेरे मसल्स में चाहिए और मेरे पैरों में चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जब भी ये सिचुएशन आएगा तो मेरे को लड़ना पड़ेगा वहां पे, है ना। लड़ूंगा नहीं तो वो तो मेरी गर्दन दबा के लेकर जाएगा, जो कि वैसे भी लेकर जाएगा, ठीक है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हमारे अंदर उतनी ताकत नहीं होती, उसकी जबड़े में बहुत ताकत होती है, लेकिन हम भी बहुत ज्यादा टफ जीव है दिमाग से,
हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे, और अगर पीठ दिखाई तो चल लेंगे, इस धरती को छोड़ के निकल जाएंगे, है ना। लेकिन एक बात जरूरी है, ये याद रखना कि हमेशा एजाइल कंडीशन में डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है और बाकी सिस्टम्स के तरफ ब्लड अपना ऑक्सीजन बहुत जोर से ले जाता है, ठीक है। उसके बाद में स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एड्रिनालिन। इस समय एक जबरदस्त केमिकल हमारे बॉडी में रिलीज होता है जिसका नाम है एड्रिनालिन। क्या? एड्रिनालिन। एड्रिनालिन ये सब चीज़ों को फास्ट कर देगा हमारे बॉडी के, जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जैसे हमारे आई साइट हो गई, हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ हो गई। देखो सबसे ज़्यादा जब डरते हैं ना हम लोग, तो सबसे ज़्यादा पावर अंदर से निकल के आती है, पता नहीं कहाँ से आती है लेकिन निकलती ज़रूर है बच्चों। तो एड्रिनालिन ये काम करवाता है। दो बच्चों की लड़ाई हो गई, मतलब मान लो एक कमज़ोर सा बच्चा कभी कभी क्या करता है, बड़े वाले को पेल देता है पकड़ के। क्यों? क्योंकि एड्रिनालिन ने उससे करवा दिया रहता है ना। तो ये होता है प्रॉब्लम। ओके, फिर उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का पूरा एंटागोनिस्टिक फंक्शन है, मतलब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है उसके एग्जैक्ट रिवर्सल में ये काम करता है, ठीक है। सबसे पहले वो क्या करता है, प्यूपिल को डायलेट करता है, तो ये प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। मैं लिख कर दूंगा आपको, टेंशन मत लो इस चीज का, है ना। फिर सिमुलेट्स द फ्लो ऑफ सलाइवा। अगर भाई सब चिल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, सलाइवा आराम से रहने दो, सब अच्छा चल रहा है, ठीक है। हार्ट बीट को एकदम रिलैक्स मोड पे करता है, ये स्लो डाउन द हार्ट बीट, ठीक है। उसके बाद में ब्रोंकस को क्या करता है, नॉर्मल साइज में लेके आ जाता है, क्योंकि फैले हुए ब्रोंकस भी कोई काम के नहीं है ना, तो ब्रोंकस को क्या करेगा, ये नॉर्मल साइज में लेके आ जाएगा। फिर अपने जो वो है ना, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है इंटेस्टाइन का, इसको फास्ट करेगा, बिकॉज हमको नॉर्मल कंडीशन में हमको डाइजेशन वगैरह की अच्छी खासी जरूरत पड़ती है। तो ये क्या करेगा, हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को स्टार्ट कर देगा। उसके बाद में बाइल जूस सिक्रीशन करवाएगा, और गॉल ब्लैडर को क्या, अपना जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे क्या हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर एकदम वो हो जाता है, क्या बोलेंगे, सिंपल इसके लिए वर्ड नहीं आ रहा है मेरे को, हाँ, सीज हो जाता है। सीज मतलब वहां तो मतलब जरूरत नहीं है इसको जाने की, मतलब खतरा सामने पड़ा है और हम बोलेंगे थोड़ा सा रुक जा, मैं जाके आया हूँ, हल्का होके आता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कम काम करेगा ड्यूरिंग डेंजरस कंडीशन, और ये बॉडी को एजाइल बनाएगा। एजाइल मतलब स्फूर्तिला बना देगा, और ये उसके एग्जैक्ट उल्टा ये हमको रिलैक्स करेगा, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है बच्चों, बहुत अच्छे से याद रख लो मेरे बच्चों। समझ गया क्या मेरे बच्चों? अब देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसी को हम बोलते हैं थोरैको लंबार आउटफ्लो। क्या बोलते हैं बच्चों, ये याद रखने वाली बात है। इसी को क्या कहा जाता है, थोरैको लंबार आउटफ्लो। ये कहां से होता है बेटो, देखो नाम ही है इनका, थोरैसिक रीजन और लंबार रीजन में शुरू होगा। फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा से लेके थर्ड लंबार वर्टिब्रा तक इसका सप्लाई होगा, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा से लेके थर्ड लंबार वर्टिब्रा, ठीक है। ये याद रखो बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद कितने पेयर्स होते हैं, ये याद रखने वाली बात है बच्चों। इनके पास होते हैं 22 पेयर्स ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया। कितने गैंग्लियाज होते हैं यहाँ पे, 22 पेयर्स ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया, ठीक है, which lie on a pair of sympathetic cords on lateral side of the spinal cord। समझ लो ये अपनी स्पाइनल कॉर्ड है, तो यहाँ पे देखो ये एक पेयर, ये दो पेयर, है ना, इस फॉर्म में ये रहेंगे। अब देखो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर जो होंगे इनके ये शॉर्ट होंगे, और पोस्ट गैंग्लियोनिक, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर मतलब गैंग्लियन से पहले आने वाली नर्व फाइबर ये होगी शॉर्ट, और गैंग्लियन के बाद आने वाली नर्व फाइबर ये होगी लॉन्ग। ये याद रखो, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखो। ये क्या सीक्रेट करता है बच्चों, कौन सा हार्मोन बोला मैंने, एड्रिनलिन सीक्रेट। कौन सा केमिकल सीक्रेट करता है, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। कौन सा, नॉर एड्रिनलिन, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन क्या है बच्चों, देखो इसको एपिनेफ्रिन भी बोला जाता है, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ये याद रखना। और इनका काम क्या है, ये मतलब कहां पे सीक्रेट होगा, ये याद रखो बच्चों, टर्मिनल एंड्स, कहां पे, टर्मिनल एंड्स ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर।
ये याद रखने वाली बात है। कहां सीक्रेट होंगे ये? टर्मिनल एंड्स ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, मतलब गैंग्लियंस के बाद में जो नर्व फाइबर होती है और जो मसल्स तक जाती है, तो वही उसी नर्व फाइबर के टर्मिनल पॉइंट पे ये चीजें रिलीज होंगी। कौन सी चीजें? एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। इसीलिए इसको एड्रिनर्जिक नर्व्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एड्रिनर्जिक नर्व्स इसको कहा जाता है। अच्छे से इसको याद रख लो। अब शायद आप लोग को यहां तक तो समझ में आ गया रहेगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कहा जाता है थोरैको लंबार आउटफ्लो। वापस कह रहा हूं मैं, क्या बोला जाता है? थोरैको लंबार आउटफ्लो। वापस देखो, वापस बोल रहा हूं, थोरैको लंबार आउटफ्लो इसको कहा जाता है। इट ओरिजिनेट्स, कहां ओरिजिनेट होता है बच्चों? कहां से शुरुआत होगी इसकी? थोरैसिक वर्टिब्रा एंड लंबार वर्टिब्रा। कौन सा थोरैसिक वर्टिब्रा? फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा। और कहां पे? और थर्ड लंबार वर्टिब्रा। ठीक है, ये याद रखना जरूरी है। कितने नर्व पेयर्स होते हैं? कितने पेयर्स ऑफ गैंग्लिया होते हैं? नर्व पेयर्स नहीं, कितने पेयर्स ऑफ गैंग्लियाज होते हैं? तो ये टोटल 22 पेयर्स होते हैं बच्चों। कितने? मेरे बच्चा बोलो जल्दी, कितने? 22 पेयर्स होते हैं ना मेरे बच्चा, समझ रहा है ना? तो 22 पेयर्स होते हैं नर्व फाइबर, सॉरी, गैंग्लियंस के। ठीक है, तो सिंपैथेटिक गैंग्लियंस 22 पेयर्स, याद रखना। ठीक है, उसके बाद में इसके पास दो टाइप्स की नर्व होती है। एक तो होती है गैंग्लियन से पहले आने वाली नर्व, जिसको प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर बोला जाएगा, और दूसरी होती है पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर मतलब जो गैंग्लियंस के बाद आएगी। उसके बाद ये कौन सा केमिकल रिलीज करते हैं बच्चों? टर्मिनल पॉइंट पे पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर कौन सा केमिकल सिक्रीट करती है? वो होता है एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। अब एड्रिनलिन का काम क्या होता है बच्चों? एड्रिनलिन देखो क्या होता है एड्रिनलिन, यहां लिख देता हूं मैं, और कुछ पॉइंट्स भी है, लेकिन पहले एड्रिनलिन देख लेते हैं। ठीक है, एड्रिनलिन बच्चों, ये एड्रेनालिन ये होता है, इसको याद रखना, फियर, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं इसको। कौन सा हार्मोन होता है बच्चों? ये फियर, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन। इसका काम होगा हमारे बॉडी को एकदम एजाइल बनाना। व्हाट इज मीन बाय एजिलिटी? एजिलिटी मतलब स्फूर्ति, जिप जिप, है ना, स्फूर्ति। ओके, याद रखना। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कंट्रोल करता है? कंट्रोल्स बॉडी एक्टिविटीज ड्यूरिंग इमरजेंसीज। देखो दिख रहा है ना, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, है ना। जब भी आती है इमरजेंसी तो सबसे पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है और हमको इमरजेंसी कंडीशन में बहुत अच्छे से सर्वाइव करने में हेल्प करता है। ठीक है, it has excitatory and stimulating effect on most organ of the body except digestive system and excretory system। यहाँ पे एक्स्ट्रा अगर हार्मोन अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा स्फूर्ति आ गई तो हमारी स्फूर्ति ढीली पड़ जाएगी बच्चों, समझ रहा है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर एक्साइट हो गए और ज्यादा ही जोर से काम करने लग गए तो हम भी जोर से भागेंगे किसी जगह, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये दो सिस्टम के ऊपर काम नहीं करता है बच्चों। हाँ, इनको स्लो डाउन करता है, भैया तू रुक जा, नहीं तो तीसरी इमरजेंसी लागू हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखना बच्चों, बहुत सिंपल है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बड़ा सिंपल चीज है। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखो। उसके बाद देखो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या देख रहे हैं बच्चा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ही हम बोलते हैं क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो। क्या कहते हैं बच्चों इसको? क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों? सबसे पहले क्या कहा, इसके नाम में ही है क्रैनियोसैक्रल, मतलब क्रैनियम से रिलीज होगा और हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो सैक्रम होता है ना वो साइड से रिलीज होगा। ठीक है, ये याद रखना बहुत अच्छे से। ओके, तो क्रैनियल में कौन से वर्टिब्रे, देखो यहाँ पे क्रैनियल में देखो 3rd, 7th, 9th, 10th नर्व, क्रैनियल नर्व्स होती है वो, और सैक्रल 2nd और 3rd एंड स्पाइनल नर्व्स होती है 4th नंबर की। यहाँ से ये चीजें यहाँ पे ये पूरा प्रेजेंट होता है सिस्टम।
क्या कंसिस्ट क्या करता है, देखो, इट कंसिस्ट ऑफ गैंग्लिया विच आर वेरी क्लोज विद इन द वॉल ऑफ इफेक्टर ऑर्गन। ये स्पाइनल कॉर्ड के पास होता है क्या? नहीं, ये ऑर्गन के पास होता है बच्चों। इसका मतलब क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स की जो ब्रांचेस जाती हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स तक, वहां पे ये लाई करेंगे, वहां पे ये एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अब ये एक चीज बनाते हैं बच्चों, एसिटिल कोलिन। क्या? देखो, एसिटिल कोलिन इज प्रोड्यूस्ड एट द टर्मिनल एंड ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व at effector organs, hence these are also called as cholinergic fibers। वो वाली कौन सी फाइबर्स थी? एड्रीनर्जिक। ये वाली कौन सी है? कॉलिनर्जिक। ये बच्चों आप लोग को बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। वो एड्रीनर्जिक, व्हाट इज मीन बाय एड्रीनर्जिक? बिकॉज वो एड्रीनालिन सिक्रीट करते थे। ये क्या सिक्रीट करते हैं? कॉलिन, एसिटिल कॉलिन सिक्रीट करते हैं, इसलिए ये कोलिनर्जिक होते हैं, ठीक है। ये याद रख लो बच्चों, बहुत अच्छे से याद रख लो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से याद रखो। अभी देखो, एक कंपैरेटिव एनालिसिस है, ये आपके टेक्स्ट बुक से ही उठाया है मैंने, ठीक है। क्योंकि देखो बच्चों, टेक्स्ट बुक्स अगर हम लोग की बहुत अच्छे से होगी ना, तो हमको प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली है चीज़ों में। तो देखो, सबसे पहले हार्ट बीट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करती है? दिल की धड़कनें बढ़ा देगी, है ना। मान लो हम कॉलेज में जा रहे हैं और अचानक से तुमको जो सबसे ज़्यादा डेंजरस टीचर लगती है वो सामने आ जाती है या आ जाता है, उस समय ये चीजें होती हैं, दिल की बातें दिल ही जाने, है कि नहीं। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, घर पे आ गए हो, मस्त रिलैक्स कर रहे हो, मम्मी आके मस्त बातें कर रही हैं तुमसे, मस्त आराम से मम्मी बोल रही है बेटा खाना खा ले, टेंशन मत ले, बेटा भी एकदम राजा के माफिक खाना खा रहा है, उस समय तुम्हारी हार्ट बीट्स एकदम नॉर्मल लेवल पे जाएगी और तुम आराम करोगे, है ना, रिलैक्स। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी को बोलता है रिलैक्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलता है उठ बैठ, चल उठ, जल्दी उठ, है ना। उसके बाद ब्लड वेसल्स, यहां हो जाती है भाई कॉन्स्ट्रिक्ट, पाइप दब जाता है। तो पाइप अगर दबेगा तो प्रेशर जोर से निकलेगा ब्लड का, ठीक है। ब्लड का पाइप जोर से दबेगा तो प्रेशर भी जोर से निकलेगा, है ना। और उस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पे एक और चीज याद रख देता हूँ, बीपी इंक्रीजेस। व्हाट इज बीपी? ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस। यहाँ पे ब्लड वेसल क्या होती है? कॉन्स्ट्रिक्ट, मतलब ये मतलब डायलेट हो जाती है, मतलब आराम से पाइप का साइज बड़ा हो जाता है। यहाँ पे पाइप का साइज छोटू सा हो गया था, इसे यहाँ बड़ा हो जाता है। तो इस वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है भाई, बड़ा पाइप है तो पानी भी आराम से बहेगा ना बच्चों, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर बड़े पाइप से आराम से निकल जाता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, अरे अगला ही पॉइंट था, ठीक है। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस और यहाँ पे होता है डिक्रीजेस। देखो, रिलैक्स कंडीशन में अपने को जरूरत ही नहीं है ना जोरदार ब्लड के आउटफ्लो की, है क्या जरूरत? बिल्कुल नहीं है ना जरूरत। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर वहां डिक्रीज हो जावे, यहाँ पे इंक्रीज हो जावे। यहाँ पे प्यूपिल्स नहीं क्या ऐसे बड़े हो जाते हैं बच्चों, है ना। ये हमारी आंख है और ये हमारा प्यूपिल है, बड़ा हो गया भाई, है ना। और बड़ा क्यों हो रहा है प्यूपिल? ज्यादा से ज्यादा आंख में रोशनी एंटर कर सके ताकि विजिबिलिटी जो है ये बढ़ सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, नॉर्मल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। कॉन्स्ट्रिक्ट होना मतलब अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। देखो, लूमेन में छोटे बड़े बनाए हैं, ठीक है। तो बोलेंगे सर दोनों भी चीजें तो सेम दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर वाला सर्कल थोड़ा बड़ा है, उसके अंदर वाला सर्कल थोड़ा छोटा है, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स, मतलब सीरियसली अगर बोलूं तो आपके पेट का हाल, है ना। तो यहाँ पे भाई पेरिस्टाल्सिस बंद हो जाता है, रिटार्ड हो जाता है ना। पेरिस्टाल्सिस को एकदम स्लो नहीं तो रिटार्ड कर दिया जाता है। रिटार्ड मतलब बंद करने की, स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस एक्सेलरेट होती है। क्या होती है? पेरिस्टाल्सिस एक्सेलरेट होती है, मतलब जोरदार मूवमेंट चालू हो जाएगी ताकि आपने खाया हुआ खाना प्रॉपर तरीके से पच सके, ठीक है। उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर यहाँ होता है रिलैक्स, क्योंकि अगर यूरिनरी ब्लैडर ऐसी सिचुएशन में अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो फिर बेइज्जती होना तय है बच्चों, है ना। पॉइंट गीली हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं होगा। क्या होगा? पॉइंट गीली होगी, बाकी कुछ नहीं। और यहाँ पे
अपना यूरिनरी ब्लैडर जो है ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, ताकि अपने पानी भी नहीं पिया रहा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकाल के आना है तो निकाल के आ जाएंगे, है ना। ये पूरा सिस्टम होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये अपने आप की मनमानी करता है, गैंग्लियंस पे डिपेंडेंट होता है, और इसमें दो सिस्टम्स होते हैं, सबसे पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, बाद में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, बॉडी को एक्सेलरेट करेगा, मतलब एक्साइट करेगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, बॉडी को रिलैक्स करेगा। क्या करेगा, रिलैक्स। अब रिलैक्स करने का मतलब क्या, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, आंखों को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, मतलब हमारे आंखों के जो प्यूपिल है उसके छेद को नॉर्मल रहने देगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। किसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, अपने आंखों के प्यूपिल्स को। सॉरी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ये डायलेट करेगा। क्या करेगा, डायलेट, मतलब ये जो होल है ना बच्चों, ये ऐसे अपर्चर को बढ़ा देता है। अपर्चर अगर बढ़ गया, कैमरा का भी अगर अपर्चर बढ़ाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी एंटर करती है ना। अगर आंखों में ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी होगी और ख़तरे के समय हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हार्ट बीट्स एकदम नॉर्मल लेवल पे चली जाती है, मतलब स्लो डाउन होती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हार्ट रेट इंक्रीज्ड हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज होता है। फिर बाद में हमारा जो ब्लड प्रेशर है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये लो होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये हाई पे होता है, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँगा यहाँ एड्रेनालिन निकलता, यहाँ एसिटिलकोलिन रिलीज होता है, इसीलिए इसको कोलिनर्जिक फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसके पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स को कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स भी कहा जाता है। यहाँ की पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स को हम लोग एड्रीनर्जिक इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ एड्रीनलिन रिलीज हो रहा है। अब एड्रीनलिन क्या होता है, एड्रीनलिन ये सिंपल ये ऐसा हार्मोन बोलेंगे या केमिकल बोलेंगे जो फियर, फाइट और फ्लाइट में हमको लड़ने में हेल्प करता है। इन शॉर्ट इमरजेंसी में मदद करता है। तो एसपीडी इमरजेंसी बोल के हम एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक अलग एंटिटी में, है ना, मतलब भागने का स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, लड़ने का स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, चोट लगेगी तो जल्दी पता नहीं चलेगा और हिम्मत आ जाएगी अंदर से, है ना। 2-3 चपाटियाँ खाओगे आप लोग, लेकिन फिर उसके बाद में अचानक से हिम्मत आ जाएगी और अचानक से अंदर का बाहुबली बाहर आएगा, अमरिंदर बाहुबली, है ना, अमरिंदर ही होता है आई थिंक सो, ओके, ये याद रखना। फिर हमारा जो पेट, देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पूरी चीज़ों को एजाइल बना देता है, सिर्फ किसको छोड़कर, एक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और एक हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्योंकि उस समय डाइजेशन और एक्सक्रीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर ज़रूरत पड़ रही है तो हमारी पूरी वाट लगना तय है, क्योंकि अगर ये भी सिस्टम फास्ट हो गया तो डाइजेशन तो चलो ठीक है, लेकिन एक्सक्रीशन फास्ट हो गया तो मतलब यार ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फाइट हम लोग एक्सक्रीट नहीं करते बैठ सकते हैं ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मतलब मान लो कोई बंदे दौड़ के मारने को आ रहे हैं और बंदा बेचारा बोल रहा है रुक जाओ भाई मेरे को जाके आने तो थोड़ा हल्का होना है, तो ये लिटरली नहीं हो सकता, है ना। और अपने इसके समय यूरिनरी ब्लैडर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में यूरिनरी ब्लैडर क्या हो जाता है, एकदम रिलैक्स हो जाता है, बिकॉज अगर वो रिलैक्स रहेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन होल्ड ऑन करके रखेगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है और नॉर्मल तरीके से यूरिनेशन वगैरह सब चीज़ें चलती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट भी प्रॉपर तरीके से चलती हैं और कोई टेंशन नहीं होता है। ये अपने को एक्साइट करेगा तो ये हमको रिलैक्स करेगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो सेंसरी रिसेप्टर्स, क्या देखते हैं, अब चीज़ें अगर हमको एक्सेप्ट करनी है, एक्सेप्ट मतलब बोलते नहीं क्या, अगर हमको चीज़ें महसूस करनी है, सिग्नल्स यहाँ से वहाँ जाएंगे तो रिसीवर और ट्रांसमीटर रहना ज़रूरी है बच्चों, है ना। रिसीवर क्या करेगा, सिग्नल्स को रिसीव करेगा, ट्रांसमीटर क्या करेगा, सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। अपन ने ये तो देख लिया कि भाई सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन उनको कैसे पता चलता है कि सिग्नल आ रहा है भाई, है ना। न्यूरॉन्स को कैसे पता चलता है कि टेम्परेचर इतना हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब सेंसर्स होने ज़रूरी है ना पहली बात तो इन्हीं सेंसर्स को हम लोग बायोलॉजिकल लैंग्वेज में रिसेप्टर्स कहते हैं मेरे बच्चों। क्या बोल रहा हूँ मैं, बायोलॉजिकल, इनको रिसेप्टर्स कहा जाता है।
अब रिसेप्टर्स होते हैं दो टाइप्स के, एक होता है एक्सटेरो रिसेप्टर और एक होता है इंटेरो रिसेप्टर्स, है ना। एक्सटेरो रिसेप्टर्स ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिसीव करेंगे और इंटेरो रिसेप्टर्स ये इंटरनल स्टिमुलस को रिसीव करेंगे। ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, एक्सटेरो रिसेप्टर्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सिग्नल को रिसीव करेंगे, स्टिमुलस को सिग्नल रिसीव करेंगे, और इंटेरो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, अंदर के एनवायरनमेंट से सिग्नल्स रिसीव करेंगे। ओके, अब इनके टाइप्स देख लेते हैं, है ना। आज हम लोग इंटेरो रिसेप्टर्स के बारे में देखने वाले हैं। हाँ एक सेकेंड, आज हम लोग एक्सटेरो रिसेप्टर्स के बारे में देखने वाले, सिर्फ इंटेरो रिसेप्टर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सटेरो रिसेप्टर्स में पहली क्या क्या चीजें आएंगी, सबसे पहले देखो फोनो रिसेप्टर्स। फोन कहाँ से सुनते हैं हम लोग, कान से, कान का रिसेप्टर है हमारा ससुरा। स्टैटो रिसेप्टर्स, फिर उसके बाद में आएगा फोटो रिसेप्टर्स, है ना। फिर बाद में आएगा थर्मो रिसेप्टर्स जो टेम्परेचर को मेजर करेगा, मैकेनो रिसेप्टर्स और केमो रिसेप्टर्स। ये सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इनके फंक्शन यही के यही जान लेते हैं बच्चों, है ना। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत एकदम छुटकू सा, है ना। याद रखना, फोनो रिसेप्टर का काम क्या है बच्चों, ऑडियो, क्या, ऑडियो को रिसीव करना, मतलब बाहर से जो भी आवाज वगैरह आ रही है वो इसको मतलब फोनो रिसेप्टर्स के जरिए हमको पता चल जाएगी। उसके बाद में स्टैटो रिसेप्टर्स होते हैं, है ना। फिर बाद में फोटो रिसेप्टर्स का नाम ही है क्या, लाइट सेंसेशन। इसका मतलब ये क्या करेगा, विजन, है ना। क्या करेगा बच्चों, ये क्या करेगा, ये विजन देगा हमको, है ना। उसके बाद मैं बताता हूं बच्चों थर्मो रिसेप्टर्स, ये टेम्परेचर महसूस करेंगे। इसका काम होगा बैलेंस और पोस्चर देखना। उसके बाद में मैकेनो रिसेप्टर्स आपको महसूस करवाएंगे, जैसे पेन, प्रेशर, है ना, पेन, प्रेशर। और अपना केमो रिसेप्टर में दो आते हैं बच्चों, एक तो होता है स्मेल से रिलेटेड, जिसको हम ऑल्फैक्टेरो रिसेप्टर्स बोलेंगे, जो स्मेल का काम करेंगे। और एक होते हैं टेस्ट से रिलेटेड, जिसको हम गस्टेटो रिसेप्टर बोलेंगे बच्चों। क्या बोलते हैं, गस्टेटो रिसेप्टर्स, ठीक है। याद रखना ये चीजें, बहुत अच्छे से याद रखना, आगे की स्लाइड्स में है। वैसे देखो बच्चों, ये मैंने पूरे अलग अलग करके रख दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो फोनो रिसेप्टर्स, इंटरनल ईयर तक इसका सप्लाई होगा, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ठीक है। और इसका काम होगा, देखो हम अभी अब जब कान सीखेंगे ना बच्चों हम लोग, तो कान के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है मोस्ट प्रोबेबली, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, और इसके ऊपर होते हैं हेयरिंग सेल्स, ठीक है, जहां से ऑडिटरी नर्व पास होती है। मैं बताऊंगा आप लोगों को, पूरा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। तो ये इसका ही काम होता है साउंड रिसेप्शन। साउंड रिसेप्शन मतलब रिसेप्शन पे बैठ के एकदम मस्त आराम से ऐसा बैठे नहीं रहता है। रिसेप्शन मतलब साउंड का परसेप्शन करेगा, मतलब साउंड को रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। फोटो रिसेप्टर रेटिना ऑफ आई में होता है बच्चों। आंख में एक ऐसी लेयर होती है इंटरनल, जिसको हम रेटिना बोलते हैं, जहां रॉड्स और कोन्स ऐसे टाइप्स के सेल्स होते हैं, और मैं उसको मतलब उसमें ही आपको ये चीजें कवर करवाऊंगा, ठीक है। इसका काम क्या है, विजन, सेंसरी मतलब सेंसेशन ऑफ विजन, ठीक है। ये याद रखना। स्टैटो रिसेप्टर्स इंटरनल सेमी सर्कुलर कैनल्स तक होता है, और इसका काम होता है मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। क्या करेगा ये, मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। फिर थर्मो रिसेप्टर, ये हमारा इसका कहाँ होगा, ये स्किन पर होगा, और इसका काम होगा हीट, हॉटनेस और कोल्डनेस पता करना। अगर हमको हॉटनेस पता करनी है तो कैलोरी रिसेप्टर्स होते हैं हीट मेजर करने के लिए। कोल्डनेस पर मतलब पहचाननी है तो फ्रिजिडो रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, फ्रिजिडो रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमको क्या करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हमको इस चीज का अंदाजा देते हैं, किसका, कि भाई कितना ठंडक है। ये अच्छे से बच्चों ये बहुत अच्छे से याद रख लो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे लास्ट के दो मैकेनो रिसेप्टर्स। इनका भी सप्लाई स्किन तक होता है बच्चों, दिख रहा है ना, स्किन तक, और सेंसिटिव टू मैकेनिकल स्टिमुलाई लाइक टच, पेन, प्रेशर, डीप प्रेशर्स एक्सेट्रा। ये डीप प्रेशर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद में याद रखना केमो रिसेप्टर,
अगर हमारा गस्टेटो रिसेप्टर है ना बच्चों तो वो टंग पर होगा, और अगर हमारा ऑल्फैक्टो रिसेप्टर है तो ये नोज इपिथीलियम में होगा बच्चों, ठीक है, नोज इपिथीलियम में होगा। इसका काम क्या है, सेंसिटिव टू टेस्ट। गस्टेटो रिसेप्टर कहाँ होता है, गस्टेटो रिसेप्टर देखो, गस्टेटो रिसेप्टर ये होता है सेंसिटिव टू टेस्ट, और ऑल्फैक्टो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टोरी लिखेंगे, ऑल्फैक्टोरी रिसेप्टर्स, ये किसके लिए होता है बच्चों, ये होता है हमारे स्मेल के लिए, है ना। 10,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्मेल हम लोग पहचान सकते हैं, तो ये उसके लिए होता है। और अगर आप लोग को आज का सेशन बहुत अच्छे लगा, और लिटरली लगा कि नहीं कुछ तो सीखने को मिला, थोड़ा शॉर्ट वीडियो है लेकिन सिर्फ मैंने ये डेडिकेटेड रखा रिफ्लेक्स एक्शन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को और हमारे रिसेप्टर्स को, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जब हम एग्जाम में जाते हैं 12th बोर्ड की एग्जाम के लिए, तो हम ये सब भूल जाते हैं बच्चों, क्योंकि मोस्ट हम क्या करते हैं, सेरिब्रम याद रखते हैं, मेन हीरोज़ को याद रखते हैं, बैक साइड हीरोज़ को भूल जाते हैं। तो हमको पता नहीं रहता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में काम क्या होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मेन हथियार होता है बच्चा गैंग्लिया, हमने देखा था ना, गैंग्लियंस, ठीक है, गैंग्लियंस, ये हम लोग भूल जाते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक प्यारा होता है, प्यारा मतलब रिलैक्सिंग होता है, तो पैरासिम्पैथेटिक प्यारा से रिलैक्सिंग याद रखने का, है ना। और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब पैथेटिक सिचुएशंस में, हम पैथेटिक सिचुएशन मतलब क्या होती है, इमरजेंसी वाली, है ना, तो इमरजेंसी में सिम्पैथेटिक हो जाता है, मतलब सिम्पैथेटिक इमरजेंसीज के दौरान काम करेगा। प्यारा से पैरा याद रखो, पैरासिम्पैथेटिक से याद रखो रिलैक्सिंग, ठीक है। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों जो हम लोग देखेंगे और ट्रिक्स के जरिए लर्न करें तो बहुत अच्छे से लर्न हो जाती है। और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक से सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।